इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। एक मजबूरी थी, प्यार नहीं। भाग 25। अभी तक आपने पढ़ा। त्रिशा क्रिस के हाथ को पकड़कर रूम से बाहर आती है। विधि अपने रूम में ही जा रही थी। त्रिशा उसे आवाज़ देती है तो विधि वहीं रुककर त्रिशा को देखती है। त्रिशा क्रिस के हाथ को छोड़कर उसे विधि के पास जाने का इशारा करती है। क्रिस हाँ में सर हिला देता है और विधि की तरफ बढ़ जाता है। अब आगे विधि क्रिस को अपने तरफ आते देख उसे अजीब से हैरानी हुई। क्रिस विधि के पास पहुँच रुआसा होकर बड़े प्यार से, क्रिस मम्मा, मुझे पता है आप ही मेरी असली माँ हो। मैया ने मुझे आपके बारे में बताया है। मुझे माफ़ कर दो मम्मा, मैंने अभी कुछ देर पहले आपके साथ मिसबिहेव किया, उसके लिए। विधि क्रिस की इतनी प्यारी बातें सुनकर खुद को रोक नहीं पाई और वहीं घुटनों के बल बैठ गई। क्रिस को बड़े प्यार से अपने सीने से लगा लिया। विधि, मेरा बच्चा अपनी मम्मा से माफ़ी मांग रहा है। नहीं बच्चा, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मुझे माफ़ कीजिए। मजबूरी की वजह से हम आपसे दूर हो गए थे। क्रिस विधि से दूर होकर अपने हाथों से अपनी मम्मा की आंखों से आंसू साफ करता है। क्रिस, आप मत रोइए ना मम्मा, नहीं तो मुझे भी और ज़ोर से रोना आ जाएगा। विधि भी क्रिस के आंखों से आंसू अपने हाथों से साफ करती है। त्रिशा मुस्कुराते हुए माँ बेटे को देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू झलक आई थी। विक्रम भी आज जल्दी से ऑफिस से घर आ गया था। उसके ने भी माँ बेटे को देख रहा था। त्रिशा की नज़र विक्रम पर गई तो त्रिशा विक्रम के पास चली गई। विक्रम त्रिशा को गले से लगा लिया, उसके माथे पर किस करके पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। त्रिशा मुस्कुराकर मैंने क्रिस को उसके फेवरेट कार्टून कृष्णा के बारे में कुछ सवाल किया और बातों ही बातों में उसे विधि के बारे में सारी बातें बता दिया। विक्रम, मैं कब से सही यही सोच रहा था कि क्रिस को विधि के बारे में कैसे किस तरह से पता चलना चाहिए और मेरा काम तुमने आसान कर दिया। थैंक यू वाइफी। दोनों विधि और क्रिस को देखने लग गए। कितने देर तक माँ और बेटे एक दूसरे से लिपट कर सुबक रहे थे। विधि क्रिस से, आप अपने पापा से मिलना चाहोगे बेटा? क्रिस सुबकते हुए हाँ में सिर हिला देता है। विधि क्रिस के चेहरे को अपने दुपट्टे से साफ करती है और एक बार फिर अपने उसके माथे पर किस कर देती है। विधि, ठीक है, हम लोग कल उनसे मिलने चलेंगे। अब आप बिल्कुल भी मत रोइए, आपकी मम्मा अब आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। क्रिस पीछे पलट कर त्रिशा और विक्रम को देखता है। त्रिशा और विक्रम क्रिस को देखकर मुस्कुरा देते हैं। क्रिस विधि से, मम्मा, मेरी मोरी मैया और पापा को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरी मैया के बिना नहीं रह पाऊंगा। विधि, ठीक है, आप यहीं रहना। क्रिस, और आप मम्मा, आप यहाँ नहीं रहेंगी? विधि क्रिस के गाल पर हाथ रखकर, अभी मैं भी यहीं रहूँगी आपके पापा के ठीक होने तक। त्रिशा दोनों के पास आती हुई, नहीं विधि दी, आप लोग फिर उदयपुर नहीं जाएंगे। पता नहीं फिर से आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा हो। अब से आप लोग भी जयपुर में ही रहेंगे। विक्रम भी वहाँ पर पहुँच जाता है। विक्रम, मैंने अभी तुमसे उस हादसे के बारे में कुछ नहीं पूछा है क्योंकि अभी तक तुम ठीक से रिकवर नहीं कर हो पाई हो। अब मैं जानना चाहता हूँ कि वह कौन लोग थे जो आप लोगों को जान से मारना चाहते थे। विधि, तुम बताओ मुझे, तुम्हें तो उस शख्स के बारे में पता होगा ना? विधि, मुझे भी नहीं पता है विक्रम, उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था लेकिन वरुण ने उसका चेहरा देख लिया था। दोनों के बीच झगड़ हुआ था। विक्रम, इसका मतलब जब तक वरुण ठीक नहीं हो जाता एक बार फिर मुझे इंतज़ार करना होगा। विधि, विक्रम, क्या हम वरुण से मिलने हॉस्पिटल जा सकते हैं? क्रिस को वरुण से मिलवाना चाहती हूँ। विक्रम, हाँ, हम कल चलेंगे वरुण से मिलने। ऊपर विधि त्रिशा और विक्रम की आवाज़ सुनकर देविका जी देखने आई थी कि क्या बात है कर रहे हैं। फिर उनको भी पता चल गया कि क्रिस और विधि के बारे में। घर के आज सब खुश थे ये जानकर कि क्रिस को उसकी मम्मा के बारे में पता चल गया है। आज शाम को सबने बांके बिहारी जी के मंदिर में माथा टेका और उनको शुक्रिया अदा किया। दादी माँ बांके बिहारी जी कैसे एक माँ को अपने बेटे से अलग रख सकते हैं। आज उनकी वजह से एक माँ को उनका बेटा मिल गया। सब हॉल में बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसी समय उनके घर का डोर बेल बजता। एक सर्वेंट जाकर दरवाज़ा खोलता है। बाहर खड़े आदमी को देखकर सर्वेंट को अजीब लगा। सर्वेंट मुंह बनाते हुए उस आदमी से, जी आप कौन हैं और किससे मिलना चाहते हैं?
जैकी, न्यू से मिलने आया हूँ, क्या वह घर पर है? सर्वेंट जैकी को घूरकर, न्यू से मिलने आए हो? कौन न्यू? यहाँ इस नाम से कोई लड़की नहीं रहती है। तभी उस सर्वेंट के पीछे से नियति बोलती है, नियति, ओ मेरे बात कर रहा है, मुझसे मिलने आया है वो, उसे घर के अंदर आने दो। नियति की बात सुनकर जैकी खुश होकर उसके पास जाता है और उसके गाल पर किस करके उसे हक कर लेता है। सर्वेंट की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। दोनों को इस तरह से देखकर नियति जैकी को अंदर लेकर आती है और हॉल में सभी से मिलवाती है। नियति खुश होकर, हेलो एवरीवन, ये है मेरा दोस्त जैकी, ये भी अब यहीं रहेगा। दादी माँ और देविका जी जैकी को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो लोग किसी जोकर को देख रहे हैं। जैकी सच में जोकर ही लग रहा था। ऊपर से उसका बिहेवियर ही कुछ अलग था। विधि भी वहाँ पर बैठी हुई थी, उसने भी जैकी को देखा तो उसे भी उस पर हंसी आ रही थी। विक्रम और त्रिशा रूम में थे। नियति दादी माँ जैकी के लिए गेस्ट रूम को अच्छे से साफ करवा दीजिए। दादी माँ चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। देविका जी नियति से प्यार से, नियति बेटा गेस्ट रूम पूरी तरह से साफ है, आप इनको गेस्ट रूम में ले जाइए। नियति गुस्से से देविका जी को हाथ दिखाकर रोकती है। नियति, आपसे मैंने पूछा क्या जो आप मुझसे बता कर रही हैं? विक्रम और त्रिशा भी वहाँ पर आ जाते हैं। दोनों अब नीचे वाले रूम में शिफ्ट हो गए थे त्रिशा की डिलीवरी तक। त्रिशा की नज़र जब जैकी पर गई तो उसे तुरंत पहचान गई। विक्रम ने जैकी को नहीं देखा था, इसलिए उसे पहचाना नहीं। विक्रम ने सुन लिया था नियति को देविका जी से बदतमीजी से बात करते हैं। विक्रम, न्यू, तुम मम्मा से कैसे लहजे में बात कर रही हो? देविका जी, कोई नहीं विकी, शायद मैं ही बीच में बोल पड़ी थी। विक्रम की नज़र जैकी पर गया तो उसे समझ नहीं आया कि ये कौन है। विक्रम, और ये जोकर कौन है जो हमारे घर पर है? कौन लेकर आया है इसे? जैकी विक्रम को घूरने लगा क्योंकि विक्रम ने उसे जोकर जो कहा था। नियति, भाई ये मेरा दोस्त जैकी है, मैंने साथ है, अमेरिका से आया है। भाई क्या ये यहाँ कुछ दिन रुक सकता है? विक्रम जैकी को नीचे से ऊपर देखता है। उसे लग रहा था जैसे सर्कस वालों से रह कर आया है। विक्रम, ठीक है रुक सकता है। वही त्रिशा को जैकी का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। त्रिशा ने सोचा कि अब उसे विक्रम जी को नियति और उस जैकी के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। ऐसे ही दिन बीतता चला गया और 1 महीने बीत गया। अभी भी जैकी यहीं रुका हुआ था। उसने अभी तक ऐसा कुछ भी काम नहीं किया था जिससे घर पर किसी को बुरा लगे, या ये भी हो सकता है कि वह सही समय का इंतजार कर रहा हो। विधि क्रिस को वरुण से मिलवाते ने हर संडे को लेकर जाती। वरुण में भी अब बहुत कुछ सुधार हो रहे थे। 1 महीने बाद आज सिद्धार्थ और गिनी की हल्दी थी, जिसके लिए जयपुर का बड़ा मैरिज हॉल को 1 हफ्ते के लिए बुक किया गया था। सभी हॉल में के सामान लेकर पहुंच गए थे। सिद्धार्थ और त्रिशा को कुछ भी काम करने से मना किया गया था। सिद्धि को 8वां महीने शुरू हो गई थी, वहीं त्रिशा के 6ठा महीना चल रहा था। मैरिज हॉल को आज के और अकॉर्डिंग डेकोरेट किया गया था। हर तरफ येलो ही येलो नज़र आ रहे थे। सिद्धार्थ येलो कलर का पैजामा कुर्ता पहन कर स्टेज में बैठा हुआ था। सभी उसको बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे और साथ में मस्ती भी कर रहे थे। हमारा क्रिस भी आज बहुत खुश था ये जानकर कि उसकी मासी और सिद्धार्थ चाचू की शादी होने वाली है। सिद्धार्थ को हल्दी लगाने के बाद अब सभी गिन्नी को उसका जूठा हल्दी लगाते हैं। गिन्नी को सिद्धार्थ से कोई प्यार व्यार नहीं था, वह तो अपने मम्मी की वजह से उससे शादी कर रही थी। त्रिशा को पता था इस बारे में, फिर भी उसे यकीन था कि किसी न किसी दिन गिन्नी को सिद्धार्थ से प्यार हो जाएगा। त्रिशा मुस्कुराकर गिन्नी को हल्दी लगा रही थी, वहीं गिन्नी भी त्रिशा को देखकर हल्की मुस्कुरा देती है। विधि भी गिन्नी को हल्दी लगाती है। दादी माँ ने जब नियति से गिन्नी को हल्दी लगाने को बोली तो नियति यह कहकर मना कर देती है कि उसे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वहाँ से चली जाती है। दादी माँ उदास होकर, पता नहीं क्या हो गया है नियति को, इतने दिनों बाद भी किसी से मुस्कुराकर भी बातें नहीं करती है, क्या चलती है ये, उसे क्या चाहिए? कुछ बोलोगी तभी तो हम लोग समझ पाएंगे। विक्रम भी नियति के हाव भाव, उसके बात करने का तरीका से लेकर उसके बिहेवियर तक का नज़र रख रहा था। उसे धीरे धीरे अब समझ आ रहा था कि उसने नियति को सबसे दूर रखकर ठीक नहीं किया, जिस वजह से नियति दिन के दिन जिद्दी होती जा रही थी।
विक्रम दादी माँ के पास आकर उनके हाथ को पकड़कर, विक्रम दादी माँ, आप बिल्कुल भी नीव की चिंता मत कीजिए, मैं हूँ, उसे संभाल लूँगा। मेरी ही वजह से नीव आज इतने दिन जिद्दी और घमंडी बन गई है। मैंने उसे बिगाड़ा है तो मैं ही उसे सही दिशा में लेकर आऊँगा। दादी माँ नियति के फिक्र करते हुए, विकी जल्दी करना, जो भी करना है, नहीं तो कहीं नियति हाथ से निकल जाना, और वो उसका दोस्त मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसका भी कुछ करना, उसे घर से जाने को बोल देना। कितने दिन रहेगा दूसरों के घर। विक्रम हाँ में सिर हिला देता है। हल्दी का रस्म आज अच्छे से हो जाती है। रात में त्रिशा रूम में बेड पर बैठी हुई थी। विक्रम रूम में आता है। विक्रम बैग से त्रिशा की दवा को निकाल कर दूध के गिलास में के साथ उसके सामने रख देता है। त्रिशा दूध का गिलास को लेकर मुँह बना रही लेती है। विक्रम, त्रिशा के ऐसे मुंह बनाने पर, वाइफी, तुम्हारे इस तरह से मुंह बनाने पर मैं तुम्हें बिना दूध पिए सोने तो नहीं देने वाला हूँ। और तुम्हें पता है, तुम जब से प्रेग्नेंट हुई हो ना, सोना तुम्हारे परफेक्ट हो गया है। त्रिशा बीच में बोलती है विक्रम को घूरते हुए, और आप इसी बात का फ़ायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल करते हैं। विक्रम जी, आप कितना बदल गए हैं, हर वक्त मुझे ब्लैकमेल करने के कुछ ना कुछ खिला देते हैं। विक्रम मुस्कुराकर, तुम एक बार में मेरी बात मान जाती तो मुझे ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम ही मुझे मजबूर कर देती हो जान ब्लैकमेल करने के लिए। इसलिए अच्छे से बच्चे की तरह दूध पियो और सो जाओ। त्रिशा एक बार फिर अपना मुँह फेर लेती है। विक्रम दूध का गिलास को पकड़ कर त्रिशा के होठों के तरफ बढ़ा देता है। त्रिशा उसे देखती है तो विक्रम उसे इशारे से पीने को बोलता है। त्रिशा दवा खाकर दूध को पी लेती है। त्रिशा अपने जोर जबरदस्ती करके, मुझे दूध तो पिला दिया है विक्रम जी, अब आप मुझे अपनी बाहों में भरकर सोइए। विक्रम तकियों को ठीक करते हुए त्रिशा के बगल में लेट जाता है और त्रिशा के सिर को अपने हाथ में रख देता है। उसे खींचकर अपने बाहों में भर लेता है। विक्रम, तुम नहीं बोलती, फिर भी तुम्हें बाहों में भर कर ही सोता जान, मुझे भी तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती है। त्रिशा नियति के बारे में सोचती है कि कैसे उस दिन उसे गलत साबित कर दिया था नियति ने, सिर्फ उससे बदला लेने के लिए। फ्लैशबैक, विक्रम और सिद्धार्थ दोनों हमेशा की तरह ऑफिस गए थे। दादी माँ गरीबों को कुछ दान करने के लिए मंदिर गई हुई थी। विधि हॉस्पिटल गई थी वरुण से मिलने के लिए। इस वक्त घर पर त्रिशा, देविका जी और नियति के साथ जैकी भी घर पर था। त्रिशा जब रूम में बोर हो रही थी तो अपने रूम से निकलकर नीचे हॉल में जाने के लिए सीढ़ियों उतरने लगी। उसके कानों में नियति की आवाज़ सुनाई देती है जो उसके रूम से आ रही थी। त्रिशा ने गौर से सुना तो उसे लगा कि नियति किसी मुसीबत में है और वह नीचे न जाकर नियति के रूम में की तरफ कदम बढ़ा देती है। जैसे ही उसके रूम का डोर नॉक करने के लिए डोर पर हाथ लगाया कि डोर धीरे से खुला जाता है। त्रिशा उस अधखुले दरवाजे से अंदर झांकती है। जैकी नियति को कस कर पकड़ रखा था बेड पर। कोई भी उन दोनों को देखता तो दोनों को गलत ही समझ लेता। त्रिशा को लगा कि जैकी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए रूम के अंदर आ जाती है और एक झटके में जैकी को खींचकर नियति से दूर कर देती है। जैकी और नियति त्रिशा को इस वक्त वहाँ पर देखकर उसे घूरने लगे। त्रिशा गुस्से से जैकी को एक थप्पड़ लगा देती है और साथ में ये भी बोलती है, त्रिशा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई नियति दी को नुकसान पहुँचाने की, और वह भी उनके ही घर में। इतना बोलकर त्रिशा उसके कलर को जोर से पकड़ लेती है। नियति जो बेड पर उठकर बैठ चुकी थी, खड़े होकर जैकी के कलर को त्रिशा से छुड़ाती है। नियति त्रिशा से, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे दोस्त को थप्पड़ मारने और उसके कलर को पकड़ने की। त्रिशा, नियति दी, ये आदमी आपके साथ ज़बरदस्ती। बीच में नियति बोलती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, ये हम दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। और मैं तुम्हें बता दूँ, तुम मुझे नियति दी बिल्कुल भी नहीं भुलाओगी। तुम मेरी और मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ। तुम्हारी जैसी बहन जी टाइप के जैसी लड़कियाँ कोई तरफ मैं देखती नहीं हूँ। पता नहीं भाई ने तुमसे शादी कैसे कर लिया। मुझे तो अपने भाई के लिए कोई मॉडर्न भाभी चाहिए थी। दादी माँ ने तुम्हें मेरे भाई के गर्दन में घंटी की तरह बांध दिया है। तुमसे अच्छी तो मुझे विधि भाई के लिए परफेक्ट लगती है। त्रिशा की आंखें नम हो गई थी। नियति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह कुछ ना बोल वह नहीं पाती। फिर खुद को संभाले हुए नियति को समझाने की कोशिश करती है। त्रिशा, सच कहूँ तो मुझे बुरा नहीं लगा आपके कुछ भी कहने से। हाँ, मेरी आंखें नम जरूर हुई है इस बात के लिए कि आप अपने भाई को अभी तक समझा ही नहीं पाए हैं। विक्रम जी को मॉडर्न लड़की नहीं
कि उन्हें इंडियन लड़की ही पसंद है जो उनके परिवार को अपना समझ कर ख्याल रखे। और रही विधि दी की बात, तो ये आपने सही कहा कि विधि दी भी विक्रम जी के लिए परफेक्ट थी, लेकिन अब आपको पता चल गया होगा कि विधि दी वरुण जी से प्यार करती थी। उनके प्यार की निशानी अब हमारे साथ रहता है क्रिस के रूप में। ये थी गुस्से से, मुझे तुम्हारी लेक्चर नहीं सुनना है मास्टराइन जी, अभी इसी वक्त मेरे रूम से बाहर चली जाओ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम विकी भाई से और इस घर में किसी से भी अपनी नज़रें नहीं मिला पाओगी। ऐसी कोई झूठी इल्ज़ाम लगाऊंगी कि भाई तुम्हें घसीटते हुए सिंघानिया विला के बाहर फेंक आएंगे। त्रिशा को बड़ी अजीब लग रही थी नियति के बात करने के लहजे से। उसे यकीन नहीं हो रही थी कि यह विक्रम जी की छोटी बहन है। त्रिशा रूम से जाते जाते कहने दी है, नियति दी संभल जाइए, अभी भी वक्त है। नियति त्रिशा को रूम से बाहर जाने को बोलती है। त्रिशा रूम से बाहर चली जाती है। दूसरा दिन त्रिशा नियति को उसके रूम की ओर अकेले जाते देखकर उससे बात करने की कोशिश करती है। नियति त्रिशा से नफरत करती थी, जिस वजह से उसे उसके कोई फर्क नहीं पड़ती थी कि त्रिशा क्या कर रही है। त्रिशा नियति से, कल मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था नियति दी। उस दिन मलानी में आपके दोस्त जो अभी आपके साथ में हैं, आपको ड्रग्स देकर आपके साथ गलत करने के लिए किसी से कॉल पर बात कर रहा था। नियति यह सुनकर त्रिशा के करीब कर उसके आंखों में देखते हुए, नियति अच्छा, इसका मतलब मेरा शक सही निकला, वह तुम थी जो उस दिन होटल में जैकी को झूठे ड्रग्स के इल्ज़ाम में फंसाकर जेल भेज दिया था। उस वेटर ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से तुम भाई को बुलाकर जैकी को अरेस्ट करवा दिया था। जैकी इतना गिरा हुआ काम नहीं कर सकता है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उस दिन तुमने तो इसका ट्रेलर भी देख लिया था। त्रिशा नियति दी, जैकी अच्छा लड़का नहीं है, वो आपको धोखा दे रहा है। उसको मैंने किसी से बात करते हुए देखा था। नियति उंगली देख कर, तुम्हारे पेट में भाई का अंश पल रहा है, इसलिए तुम अभी तक बची हुई हो मुझसे। अगर तुमने आज के बाद मुझसे फिर कभी बात करने की कोशिश की तो मुझे एक पल नहीं लगेगा तुम्हें बर्बाद करने में। तुम मुझसे दूर रहना, नहीं तो जैकी और तुम्हारा रिश्ता को गलत बताकर पूरे जयपुर में तुम्हें बदनाम कर दूंगी। मैं सिर्फ भाई की वजह से चुप हूँ। इतना बोलकर नियति अपने रूम में चली जाती है। नियति के अपने रूम में चले जाने के बाद त्रिशा अपने सर को हिला देती है। त्रिशा, पता नहीं आपको क्या हो गया है नियति दी, आप सच में बहुत बिगड़ गई हैं। आपको सही गलत समझ नहीं आ रही है। जब तक उस जैकी की सच्चाई आपके सामने नहीं आ जाती तब तक आपको समझाना मतलब पत्थर पर सिर फोड़ना है। वर्तमान में त्रिशा को कुछ ना बोलते देख विक्रम त्रिशा के चेहरे को देखता है। विक्रम, क्या हुआ, कहाँ खोई हुई है? त्रिशा, नियति दी के बारे में सोच रही हूँ विक्रम जी। दी को कब होश आएगा कि जैकी उनके लायक नहीं है? विक्रम जैकी का नाम सुनकर गुस्से से दांत पीसते हुए, विक्रम तुमने मुझे अपनी कसम देकर रोक लिया है त्रिशा, वरना आज उस जैकी को उसके असली घर दिखा दिया होता जिस तरह से मैं मनाली में दिखा दिया था। त्रिशा, मैंने आज तक आपसे कोई बात नहीं छुपाई है विक्रम जी, तो मैं भला नियति दी के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे न बताती। देखना एक दिन नियति दी ही उस जैकी को धक्का देकर हमारे घर से निकालेगी और दी भी समझ जाएगी कि जैकी उसके लायक था ही नहीं। विक्रम, उस जैकी ने मेरी बहन का ब्रेन वॉश कर दिया है, इसलिए उससे सही गलत का समझ नहीं है, वरना मेरी न्यू तुमसे इस तरह से बदतमीजी से बातें करती नहीं। उसे भी पता नहीं होता है कि वह गुस्से में किसी को क्या बोल रही है। त्रिशा, मैं सब समझती हूँ विक्रम जी। विक्रम, बस अब तुम आराम करो, ज़्यादा देर तक जगना तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं है, बातें तो होती रहेगी। त्रिशा विक्रम के बाहों में सुकून से सो जाती है। विक्रम को तो नींद ही नहीं आ रही थी, वो नियति के बारे में सोच रहा था। सुबह का वक्त, आज मेहंदी थी जिस वजह से सभी लोग बहुत खुश नज़र आ रहे थे। गिन्नी की मम्मी गिन्नी के हाथ में सुगुन की मेहंदी लगाती है। उसके बाद मेहंदी वाले ने गिन्नी के हाथ से लेकर पैर तक मेहंदी लगा दी। सिद्धार्थ को जब पता चला कि उसे भी मेहंदी लगने वाला है तो मुंह बना लिया। फिर त्रिशा ने बताया कि अपने हथेली पर बस गिन्नी के नाम लिखवाना लेना, मेहंदी की रस्म पूरी हो जाएगी। तो सिद्धार्थ खुश हो गया। सिद्धार्थ खुश होकर, त्रिशा भाभी, अगर मेरे हथेली में गिन्नी का नाम लिखवाना लेने से रस्म पूरी हो जाएगी तो ठीक है, आप ही मेरे स्वीट हार्ट का नाम लिख दीजिए। सिद्धि सिद्धार्थ से मजाक करती है, भाई अगर आप अपने होने वाली दुल्हन का नाम पूरी हथेली में हर जगह लिखवाएंगे तो आपको पता है आपका प्यार गिन्नी भाभी के प्रति और बढ़ जाएगी। सिद्धार्थ, तो फिर ठीक है भाभी, आप गिन्नी के नाम हर जगह लिख दीजिए। सिद्धार्थ की ऐसी बातें सुन सब मुस्कुराने लगे। दादी माँ, अभी तो मुंह बना रहा था और अब बोल रहा है कि गिन्नी के नाम उसे हथेली में हर जगह
लिखवानी है। उसी समय सबके कानों में जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर हर किसी का मुंह बन गया। गुलाबो दादी माँ से, दादी माँ लो आ गई आपकी लाडली। उस समय तो बड़ी मुश्किल से घर से अपने ससुराल गई थी और अब फिर से उन्हें आने का बहाना मिल गया है। त्रिशा गुलाबो को रोकती है बुआ जी के बारे में और कुछ भी भूलने से। त्रिशा गुलाबो से ऐसे नहीं बोलते हैं, बुआ जी हमारे मेहमान हैं, मेहमानों का ख्याल रखा जाता है, उनका इंसल्ट नहीं किया जाता। गुलाबो सॉरी भाभी जी, लेकिन उनकी हरकतें देखकर ही मेरे उनके बारे में बोला। तब तक उन सब के बीच बुआ जी पहुंच जाती है। बुआ जी सबकी ओर एक नज़र डालते हुए, बुआ जी लगता है मेरे आने से किसी को खुशी नहीं हुई, इसलिए सबका चेहरा उतरा हुआ है। रिश्ता मुस्कुराकर उनके पास आती है और उनके पैर छूने के लिए झुकती है। बुआ जी बस बस झुकना नहीं है, नहीं तो तुम्हें कुछ हुआ तो सारा दोष मेरे ऊपर लगेगा। त्रिशा रुक जाती है और उन्हें बैठने को बोलती है। त्रिशा विक्रम को इशारा करती है तो विक्रम बेमन से आकर बुआ जी के पैर छू लेता है। बुआ जी भी मुंह बनाते हुए खुश रहो। बुआ जी इधर उधर देखती है हुई, वैसे मैंने सुना है कि नियति वापस आ गई है, कहीं दिख नहीं रही है वो। देविका जी नियति ऊपर अपने रूम में है। बुआ जी रूम में क्या कर रही है? सिद्धार्थ की मेहंदी है तो उसे भी अपनी हाथों में मेहंदी लगवानी चाहिए, भाई की शादी है और उसे तो खुश रहना चाहिए। दादी माँ उसे किसी ने रोका नहीं है खुश रहने के लिए, आखिर वह भतीजी किसकी है? बुआ जी के गैर मौजूदगी में उसको उसकी जगह तो लेनी ही थी। बुआ जी अपनी आंखें छोटी करके, माँ आपके कहने का मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहती है? दादी माँ मेरे कहने का मतलब समझने वाले ने समझ गए हैं सस्सी, इसलिए मुझे विस्तार में समझाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी नाक छोक के बाद मेहंदी की रस्म पूरी हो जाती है। बुआ जी नियति से मिलने उसके रूम में जाती है। नियति बुआ जी को पहचानती नहीं थी, इसलिए उनसे पूछते हैं कि आप कौन है? आपको मैनर्स नहीं है? आप ऐसे कैसे किसी के रूम के अंदर घुस जाती हैं? किसी के रूम में जाने से पहले डोर नॉक करना होता है। बुआ जी बेशरम सी मुस्कुराते हुए रूम के अंदर चली जाती है। बुआ जी नियति के पास आकर, सेम गुस्सा नाक पर है, इसलिए मुझे पता चल गया कि तुम ही नियति हो जो बचपन में अपनी बुआ से हमेशा चिपकती रहती थी। कुछ असर तो अभी भी है तुम पर अपने बुआ की। नियति बेटा, नियति अजीब तरह से बुआ जी को घूर रही थी। बुआ जी मुस्कुरा रही, लगता है तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं हो। नित्य बेटा, नित्य मुंह बनाते हुए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को पहचानने में, आप जो भी है प्लीज़ मेरे रूम से बाहर जाइए। बुआ जी अपने मन में, लगता है इसे अपने सस्से में उतारना पड़ेगा, आखिर भतीजी किसकी है? शशिकला की। बुआ जी बेटा, मैं तुम्हारी प्यारी बुआ जी सिक्कर से। नियति कुछ याद करने की कोशिश करती है। नियति अच्छा, मेरी कोई बुआ जी भी थी, मुझे तो पता नहीं था। बुआ जी नियति के हाथ को पकड़कर, नियति बेटा तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो उस समय बहुत छोटी थी, फिर तुम्हें विक्रम ने हम सब से दूर कर दिया और तुम्हारी पढ़ाई करने के बहाने हम सब से दूर भेज दिया विदेश। जब तुम छोटी थी तो अपने बुआ जी के पास ही तो रहती थी। तुम्हारी दादी माँ, मेरा मतलब मेरी माँ और देविका भाभी को तुम और विक्रम पसंद नहीं करते थे। नियति आप गलत बोल रही हैं बुआ जी, दादी माँ को हम लोग हमेशा से पसंद करते थे, आप उनके खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश मत कीजिए। शशिकला अपनी जुबान पर शहद मिलाकर, नियति बेटा मैं तुम्हें उनके खिलाफ भड़का नहीं रही हूँ, मैं तो तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वह जो है ना मास्टराइन जी, वो माँ की लाडली प्यारी बहू है। मास्टराइन जी जो बोलती ही कहती हैं वहीं इस घर में होती है। नियति बुआ जी को रोकते हुए, 1 मिनट बुआ जी, आप किसकी बात कर रही हैं? कहीं आप उस बहन जी के बारे में तो नहीं बोल रही हैं जो भाई को अपने आगे पीछे घुमाती है और इस घर के हर सदस्य को भी? बुआ जी कुछ सेकंड सोचने के बाद उनको भी लगा कि कहीं नियति त्रिशा के बारे में तो नहीं बोल रही है। बुआ जी, बहन जी तुम त्रिशा के बारे में बोल रही हो ना? नियति गुस्से से, मुझे उसका नाम भी अपने कानों में सुनना पसंद नहीं है। बुआ जी अब सब समझ गई थी, नियति त्रिशा को पसंद नहीं करती है। बुआ जी मुंह बनाते हुए, मुझे भी सुनना पसंद नहीं है नियति बेटा। अच्छा वह सब छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम कैसी हो और तुमने अपने लिए वो क्या कहते हैं आज के ज़माने के लड़के लड़कियाँ, हाँ बॉयफ्रेंड बनाया है कि नहीं? नियति अपने एक आईब्रो को चढ़ाते हुए, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं बुआ जी, आपको इससे क्या लेना देना? बुआ जी प्यार से नियति के सर को सहलाते हुए, बुआ जी अरे बेटा
अक्सर बाहर से पढ़ाई करके आने वाले लड़के लड़कियां अपने साथ बॉयफ्रेंड लेकर आती हैं ना, इसलिए पूछ रही हूँ थी। हमारे सीकर में भी कुछ लड़के लड़कियां बाहर पढ़ाई के लिए गई थी और जब वापस आई तो अकेले नहीं आई, अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ में लेकर आई थी। बुआ जी इतना बोल पाई थी कि जैकी रूम के अंदर आता है और आकर नियति को गले से लगा लेता है। बुआ जी उन दोनों को देखकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर लेती है। बुआ जी कुछ बोल पाती उससे पहले जैकी ने नियति के गाल पर किस कर दिया, जिससे बुआ जी को चक्कर सी आ गई थी। कुछ मिनट के लिए जैकी और नियति बुआ जी को अनदेखा कर दोनों बातें करते हैं। जैकी खुश होकर वो बेबी इंडियन शादी तो कितना इंटरेस्टिंग होता है, कितना मज़ा आया मुझे और सब देखकर। तुम भी अपने भाई से बोलकर देखो ना, अगर तुम्हारा भाई राजी होता है तो हम भी अपने पेरेंट्स को इंडिया बुला लूँगा, फिर हम दोनों की शादी भी इंडियन रीति रिवाजों में होगी। बुआ तो बस दोनों की आंखें फाड़े देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि ये जोकर कौन है जो नियति को इतने हक से गले लगाकर चूम रहा है। नियति मुस्कुराकर ठीक है, किसी दिन मैं भाई से इस बारे में बात करूंगी। नियति बुआ जी को जैकी से मिलवाती है। बुआ जी जैकी के बारे में जानकर अपने मन में, बुआ जी नियति को ये जोकर कैसे पसंद आ गई, पता नहीं क्या देख लिया इस छोरी ने इस लंगूर में। सुबह का वक्त, आज संगीत का प्रोग्राम था, उसी हिसाब से तैयारी भी जोरों शोरों से हो रही थी। सभी बहुत एक्साइटेड थे। जैसे ही शाम होती है संगीत का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। माइक को पूरब ने संभाला हुआ था, बीच बीच में सभी को बाहर स्टेज में आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर सभी एक एक करके स्टेज के नीचे चेयर पर बैठ रहे थे। सिंघानिया परिवार में शादी हो रही थी, इसलिए काफ़ी मेहमान भी आए हुए थे। सभी के आने पर प्रोग्राम स्टार्ट होता है। दादी माँ ने डांस के कुछ स्टेप सीखा था सिद्धार्थ से, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपना डांस परफॉर्मेंस का जलवा आया हुए लोगों को दिखाया। दादी माँ ने अपने ज़माने की बहुत ही खूबसूरत गाने पर कुछ ठुमके लगाए थे, जिस वजह से वहाँ पर तालियां की ज़बरदस्त गड़गड़ाहट सुनाई देती है। त्रिशा बहुत खुश थी दादी माँ के डांस परफॉर्मेंस से। वही सिद्धार्थ अपनी जगह से उठकर दादी माँ के पास चला जाता है। सिद्धार्थ उनके गाल पर किस करके मजाक करता है। सिद्धार्थ, ओ हो मेरी प्यारी दादी माँ, आज तो आप छा गई हैं। इस उम्र में भी आपकी डांस करने की एनर्जी इतनी अच्छी है तो आप पता नहीं जवानी में और कितने अच्छे से डांस करती रही होंगी। दादाजी ज़रूर आपके डांस को देखकर इम्प्रेस हो गए होंगे। दादी माँ भी मजाक करते हुए अपने हाथ को दिखाती है और कहती है, दादी माँ अगर आगे कुछ भी बोला तो मेरे हाथ तेरे गाल पर होंगी। फिर मत कहना कि दादी माँ आपने मेरी होने वाले दुल्हन के सामने गाल पर अपनी उंगली की छाप छोड़ दिए हैं। दादी पोते की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। सिद्धार्थ और पूरब दादी माँ को सहारा देकर उनके जगह पर चेयर पर बिठा देते हैं। दादी माँ गुलाबों से जो उनके बगल में बैठी हुई थी, दादी माँ धीरे से, गुलाबों आज तुझे मेरे कमर की मालिश करनी पड़ेगी। जोश जोश में मैंने अपने कमर को कुछ ज़्यादा ही हिला दिया। दादी माँ की ऐसी बातें सुनकर गुलाबों मुस्कुराने लगी। गुलाबों भी मुस्कुराते हुए, आप अपनी कमर की फिक्र मत कीजिए दादी माँ, मैं हूँ ना, मैं कुछ मिनट में कमर के दर्द को ठीक कर दूंगी, वह भी सरसों के गरम तेल से। देखना कल आप फिर से एक बार फिर डांस करने के बारे में सोचेगी। तभी पूरब गिन्नी के मम्मी के नाम अनाउंसमेंट करता है। गिन्नी की मम्मी भी अपनी एक लौती बेटी के लिए इमोशनल वाले सॉन्ग पर परफॉर्मेंस करती है। उनकी आंखों से आंसू लगातार निकल कर बहे जा रहे थे। उनके गाने को सुनकर सभी लोग आंखों में आंसू आ जाते हैं। गिन्नी भी रोते हुए उठकर जाती है और अपने मम्मी के गले लग जाती है। कुछ समय के लिए स्टेज पर सिसकिए की आवाज़ गूंज उठती है। सिद्धार्थ आगे आकर गिन्नी के मम्मी के आंखों से आंसू साफ करके, सिद्धार्थ मम्मी आप ऐसी ही रोगी तो मैं आपके घर जमाई बनकर रहूँगा, फिर लोग आपको ताने देंगे कि दामाद को घर जमाई बनाकर रखी है, इसलिए आप आगे से नहीं रहोगे। सिद्धार्थ के इस तरह से समझाने पर गिन्नी सिद्धार्थ को एकटक देखती है। अपनी मम्मी के लिए सिद्धार्थ के दिल में इतना प्यार देखकर गिन्नी को अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी। गिन्नी को लगा कि उसने अपने मम्मी के लिए ही सही सिद्धार्थ से शादी करने के लिए हाँ बोलकर ठीक किया। सभी कुछ समय के लिए इमोशनल हो गए थे। अखिल जी और देविका जी की वजह से एक बार सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, क्योंकि अखिल जी को डांस करना आता नहीं था, जिस वजह से देविका जी उन्हें डांस कराते हुए घूरा कर देखती थी। अखिल जी बेचारा सा शक्ल बना लेते थे। सिद्धि को परमिशन नहीं थी डांस करने की, इसलिए बेचारी बाकियों को डांस करते हुए देखकर एंजॉय कर रही थी। उसके साइड में से पूरब ने ही डांस कर लिया था।
बुआ जी भी अपनी तरफ से बुआ का फ़र्ज़ निभाते हुए थोड़ा सा डांस कर लेती है। जैकी को तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने नियति को अपने डांस करने के लिए मना ही लिया और दोनों ने एक साथ डांस भी किया। उन दोनों के डांस को देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। सभी के डांस करने के बाद त्रिशा विक्रम को देखती है और क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि सिद्धार्थ के संगीत में बस थोड़ा सा ही डांस करेगी, इसलिए विक्रम ने हाँ कह दिया था। विक्रम से इजाज़त मिलने पर त्रिशा भी स्टेज पर जाती है और जैसे ही उसने सिद्धार्थ को बोली थी कि उसे सल्लू भाई के हम आपके कौन है में उन्होंने आपकी भाभी के साथ जिस गाने पर डांस किया था उसे भी उसी तरह से उसी गाने पर डांस करना है। सिद्धार्थ भी स्टेज पर चला जाता है और एक सीटी बजाता है तो डीजे पर गाना स्टार्ट होता है। सिद्धार्थ और त्रिशा दोनों सेम डांस कर रहे थे, उसका हर स्टेप सही जा रहा था और गिनी तो शर्माते हुए दोनों को देखे जा रही थी। त्रिशा सिद्धार्थ को इशारा करती है तो त्रिशा सिद्धार्थ गिनी को भी ऊपर स्टेज में लेकर आता है। गिनी भी उसका हाथ साथ डांस करने लगती है। विक्रम को भी सिद्धार्थ लेकर आता है, चारों एक साथ डांस करते हैं। आज संगीत की खुशी में हर कोई परफॉर्मेंस किया था, संगीत का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे से होता है। रात में त्रिशा के रूम का दरवाज़ा नॉक होता है। इस वक्त विक्रम रूम में नहीं था तो त्रिशा ने आवाज़ दिया कि दरवाजे पर खुला है, अंदर आ जाओ। गुलाबो हाथ में एक कटोरी लिए त्रिशा के रूम में आती है। गुलाबो, त्रिशा भाभी, मुझे दादी माँ ने आपके पास भेजा है आपके पैरों की मालिश करने के लिए। आज आपने दादी माँ अच्छे डांस किया तो दादी माँ चिंता कर रही थी कि आपके पैरों में कहीं सूजन ना आ जाए। त्रिशा उठकर बेड पर बैठ जाती है। त्रिशा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है गुलाबो, तुम दादी माँ के पैरों को मालिश कर दो, उन्हें इनकी ज़रूरत है। गुलाबो ज़बरदस्ती त्रिशा के पैरों की मालिश कर देती है। त्रिशा के मना करने पर भी गुलाबो नहीं मानती। गुलाबो अब त्रिशा के रूम से मालिश करके चली गई थी। विक्रम रूम में आता है तो देखता है कि त्रिशा बेड पर बैठी मुस्कुरा रही थी। विक्रम मुस्कुराते हुए त्रिशा को देखकर, क्या बात है वाइफी, आज तो चेहरे की मुस्कान कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। त्रिशा विक्रम को खींचकर अपने बगल में बिठा लेती है, उसके कंधे पर सर रखकर। त्रिशा, हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ विक्रम जी, आज सबने बहुत अच्छा से परफॉर्मेंस किया है, खासकर दादी ने। मुझे नहीं लगा था कि दादी माँ इस उम्र में भी डांस कर सकती हैं। विक्रम, हाँ यही बात तो है, दादी माँ ने आज बहुत अच्छा डांस किया और साथ में तुमने भी तो बहुत अच्छा डांस किया। मैं तो एक पल के लिए डर गया था कि तुम डांस कर पाओगे कि नहीं, कहीं डांस करते हुए तुम ज़्यादा थक न जाओ। त्रिशा, मैं ठीक हूँ विक्रम जी, हमारा बच्चा मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करता है। विक्रम एक हाथ से त्रिशा के पेट को सहलाता है तो एक बार फिर पेट में हलचल होती है। विक्रम मुस्कुराकर, कितना शैतान है, जब भी मैं पेट पर हाथ रखता हूँ मुझे ये दिखता है कि उसे भी कितना फिक्र है अपनी मम्मा की। त्रिशा भी मुस्कुरा देती है। की बात सुनकर विक्रम त्रिशा को देखता है। त्रिशा दिन के दिन और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, उसके चेहरे की नूर हर दिन बढ़ती जा रही थी। विक्रम का हाथ उसके पेट को छोड़कर त्रिशा के गाल पर चला जाता है। त्रिशा, क्या हुआ विक्रम जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? विक्रम, जैसे जैसे तुम्हारी प्रेगनेंसी बढ़ती जा रही है तुम्हें और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। त्रिशा अपनी आंखें छोटी करके मुंह बनाते हुए, इसका मतलब मैं आपको पहले खूबसूरत नहीं लगती थी? विक्रम, तुम पहले भी खूबसूरत थी जान, लेकिन अब और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मन तो कर रहा है तुम्हें अपने बाहों में भरकर रखूँ हमेशा के लिए। त्रिशा विक्रम के बाहों में समा कर, लो मैं आ गई आपके बाहों में और रख लीजिए मुझे अपनी बाहों में हमेशा के लिए। विक्रम त्रिशा के सर को थोड़ा ऊपर करके उसके होठों को देखता है जो चेरी की तरह लाल दिख रही थी। विक्रम धीरे से उस पर अपना होठ रख देता है। त्रिशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ मिनट बाद दोनों अलग होते हैं। विक्रम, बस इससे आगे नहीं बढ़ना है, अब तुम सो जाओ, कल गिन्नी की तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए तुम आराम करो। मैं एक बार सिद्धार्थ से मिलकर आता हूँ, उसे कल किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना? इतना बोलकर अपनी जगह से उठने लगा तो त्रिशा उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे जाने से रोकती है। त्रिशा, आज दिन भर के भागदौड़ में सभी थके हुए हैं, इसलिए अब सब सोए हुए होंगे। अगर सिद्धार्थ को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप सुबह ले आना। आप भी आराम कर लीजिए, आप अभी बहुत थके हुए लग रहे हैं। विक्रम त्रिशा के समझाने से रुक जाता है और बेड पर आकर लेट जाता है। त्रिशा उसके सीने पर अपना सिर रख देती है। दूसरा दिन, आज शादी का दिन था, इसलिए मेहमानों की आवाजाही लगी हुई थी। मिस्टर शर्मा अपने फैमिली के साथ शादी में आए हुए थे, साथ में उनका कज़न भाई विक्रांत भी आया
था। मिस्टर शर्मा वही हैं जो जन्माष्टमी पर उनके घर आए थे अपने बेटी राधिका को लेकर। विक्रम ने मिस्टर शर्मा को अपने पूरे फैमिली के साथ आते देखा तो उनके हाथ मिलाते हुए उनका अच्छे से स्वागत किया। मिस्टर शर्मा अपने कज़न भाई को विक्रांत से मिलवाता है। मिस्टर सिंघानिया, ये मेरा कज़न है विक्रांत, जोधपुर में रहता हूँ और अपने मम्मी पापा का इकलौता वारिस है। ये जयपुर में भी बिजनेस है इनका, इसलिए कुछ दिन यहाँ रहता है और कुछ दिन जोधपुर में रहता है। अगर आपके नज़र में कोई लड़की है तो हमसे संपर्क करना। चाची ने विक्रांत की शादी की जिम्मेदारी हमें सौंप दी है। विक्रम ने विक्रांत को देखा तो उसे विक्रांत नियति के लिए ठीक लगा। विक्रांत किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। परफेक्ट बॉडी के साथ उसका ऑरा भी काफ़ी प्रभावित था। विक्रम को देखकर विक्रांत अपने दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुरा देता है। विक्रम भी विक्रांत को देखकर मुस्कुरा देता है। विक्रम, मिस्टर शर्मा प्लीज़ आप लोग अंदर चलिए और शादी का आनंद लीजिए। मिस्टर शर्मा हाँ में सर हिला कर अंदर मैरिज हॉल के अंदर चला जाते हैं। वहीं राधिका को पता था कि क्रिस चाचू की शादी है, इसलिए उससे हर जगह नज़रें घुमाकर देख रही थी। राधिका को क्रिस कहीं नज़र नहीं आ रही थी। विक्रांत वॉशरूम का बोलकर वहाँ से घूमते हुए जा रहा था। उसे अच्छा लग रहा था। मन ही मन डेकोरेट की तारीफ कर रहा था और वॉशरूम जाने का रास्ता भी ढूंढ रहा था। हर जगह देखने पर भी उसे कहीं भी पर भी वॉशरूम का रास्ता दिखाई नहीं दिया तो वहाँ से गुजर रहा एक वेटर से पूछता है कि वॉशरूम कहाँ से जाना होता है। वेटर उसे वॉशरूम जाने का रास्ता दिखाता है। विक्रांत अपने मन में वॉशरूम की ओर जाते हुए विक्रांत थैंक गॉड, अगर थोड़ी देर और रुकता तो पता नहीं क्या होता। कुछ दूर जाने के बाद विक्रांत को वॉशरूम दिखाई देता है और वह वॉशरूम के अंदर चला जाता है। करीब 10 मिनट बाद बाहर आता है। जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है तो किसी से टकरा जाता है। सामने वालों के नीचे फ्लोर पर गिरने से बचाने के लिए उसे पकड़ लेता है। फिर दोनों की बैलेंस बिगड़ जाती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। विक्रांत नीचे था और वह लड़की उसके ऊपर सीने से लगी हुई थी। बालों की वजह से उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहे थे। उस लड़की के चेहरे को देखने के बाद विक्रांत अपने हाथ से उस लड़की के बाल को हटाता है। जैसे जैसे उसके चेहरे से बाल हट रही थी, विक्रांत उस लड़की को देखकर एक पल के लिए उसी में खो गया था। नियति की बड़ी बड़ी काली आंखें, उसी के तीखी नाक, पतले होठ, सुराहीदार गर्दन विक्रांत के दिल को धड़का रहे थे। उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। पल भर कलर के लहंगे में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। विक्रांत नियति में खोया हुआ था कि उसके कानों में नियति की आवाज़ सुनाई दी। नियति थोड़े गुस्से में, मिस्टर आप देखकर नहीं चल सकते थे क्या? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप शादी में आए हैं तो मंडप में जाइए। विक्रांत भी खोए हुए, जी आप भी चलिए मंडप पे। नियति आंखें बड़ी करके, जी आपने क्या कहा? तभी विक्रम अपनी सेंस में आता है और हड़बड़ा कर, विक्रम जी मैंने कहा ने का मतलब है कि आप भी शादी में आए हैं तो आप भी मंडप में चलिए। नियति मुंह बनाते हुए विक्रांत के ऊपर से उठने की कोशिश करती है। विक्रांत उसे प्यार से निहार रहा था। नियति के खुशबू उसे पागल कर रहे थे। विक्रांत को चुपचाप उसे निहारता देखकर नियति उससे बोलती है, नियति आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? आप मुझे उठाने में मदद कीजिए। विक्रांत जी ठीक है, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। नियति क्यों? विक्रांत मेरा हाथ पकड़ कर खड़े हो जाइए। विक्रांत अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। नियति उसका हाथ को पकड़ कर खड़े हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है तो विक्रम उसे आवाज़ देता है, विक्रांत ये यूँ तुमने मुझे उठाया नहीं। नियति पीछे पलटकर मुस्कुराती हुई अपना मुंह मोड़कर अंगूठा दिखा देती है और चिढ़ती हुई। विक्रांत को नियति का ऐसा करना अच्छा लगा। उसने मुस्कुराते फ्लोर पर ही अपना हाथ को टीका लगाकर नियति को जाते हुए देख रहा था। विक्रांत नियति को जाते हुए देखकर मुस्कुराते हुए, विक्रांत कुछ बात तो है तुझमें मेरी सिल्ली गर्ल। आज से पहले कोई भी लड़की विक्रांत के दिल को धड़का नहीं पाया और तुमने एक नज़र ने ही विक्रांत के दिल को धड़का दिया। पता लगाना पड़ेगा तुम्हारे बारे में होने वाले मैसेज। विक्रांत शर्मा। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ एक कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 3 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।